बहुत बच्चे हैं जो वर्ल्ड ऑफ स्कूल्स में जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स, उनको पता चला है कि ये कुछ एक्सपीरियंशियल मेथड है, इसमें एग्जाम्स नहीं होते हैं, टेक्स्ट बुक्स नहीं होते हैं, प्रेशर कम होता है, इसलिए डाल देते हैं बच्चों को स्कूल में। पर ये फिलॉसफी क्या है उनको नहीं मालूम होता है। निरुपमा। Hey Reena, good to see you. Same here. Yes, Same here. great, great. So Great. I'm looking forward to this new experience with you. Same here. I'm also. So Yes. Nirupama, I was very keen कि ये एंथ्रोपोसॉफी क्या होता है, क्या वर्ड है, पहले तो मेरे को सोचना पड़ा। एंथ्रोपोसॉफी मतलब क्या होता है? या मुझे भी ऐसे ही लगा जब मैंने पहली बार सुना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो ये ग्रीक ओरिजिन वर्ड है। तो ग्रीक में एंथ्रोपोस मतलब ह्यूमन बीइंग है। हाँ, So anthropology, so society of human beings, that study. तो ऐसे anthroposophy, so सोफिया का मतलब है wisdom. ओके। तो the wisdom of the human being. तो एक human being के बारे में, मतलब हम लोग कुछ चीजें जानते हैं, कुछ चीजें नहीं जानते हैं। हम जो बाहर से हमको दिखता है, हम सोचते हैं वही सब कुछ है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं अपने बारे में, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, जो हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, पर महसूस कर सकते हैं। सो द स्टडी ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते, सब मिलकर समझना, द टोटलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कैसे समझा जाए, व्हाट इट मीन्स टू बी ट्रूली ह्यूमन। तो ये एंथ्रोपोसॉफी का एजुकेशन के साथ क्या कनेक्शन है? और वो भी ऑटिज्म, अगर हमारे बच्चे जिसको डायग्नोसिस ऑफ हाँ, ऑटिज्म है, तो हाँ, एंथ्रोपोसॉफी, ऑटिज्म, एजुकेशन, करेक्ट, क्या करेक्ट। कनेक्शन है? वही मेरा सवाल था जब मैं पहली बार वहां गई थी। तो मैंने बोला मैं क्यों जाऊं वहां, मुझे क्या सीखने को मिलेगा। सो वो बोले कि गो विद एन ओपन माइंड, पूरा मतलब माइंड ओपन रख के जाना और देखो तुम्हें क्या मिलता है। सो आई वेंट विद एन ओपन माइंड। वहां जाके पता चला कि एंथ्रोपोसॉफी जो है वो एक फिलॉसफी है। ओके, इट्स अ स्पिरिचुअल साइंटिफिक फिलॉसफी। मैं सो अगर आपको इंटरप्ट करूं तो वहां जाके हाँ, यानी कहाँ जाकर? हाँ। सो ये एक कॉन्फ्रेंस था जो मैंने 2008 में अटेंड किया। ये कॉन्फ्रेंस या रिट्रीट बोल सकते हैं, जो हर साल होता है। हर साल एक हफ्ता सब लोग वहां जाके पूरा वो फिलॉसफी में डूब के, उसमें नहा के, उसको सोक इन करके हम लोग वापस अपने रेगुलर लाइफ्स में उसको लेकर आते हैं, जो फिलॉसफी है। तो उसमें ये जो फिलॉसफी है, ये हर फील्ड में अप्लाई होता है। मेडिसिन में, एजुकेशन में, फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी, पेंटिंग, मूवमेंट, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, मतलब यू नेम इट एंड इट कैन बी अप्लाइड। सी, इट्स बेसिकली a way of life. It's a way of life, but it is in, I, maybe you can say it's coming from the same source from which our Eastern philosophy has come. जैसे जो भी श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है, वही सब एंथ्रोपोसॉफी में भी होता है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि हमारे पास गीता है, वेदास है, उपनिषद है, बाय एंथ्रोपोसॉफी। तो मुझे एंथ्रोपोसॉफी में ये मिला कि ये सब नॉलेज जो हमें ईस्टर्न फिलॉसफी में मिलता है, उस नॉलेज के साथ क्या करें, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करें। हम्म। हाँ, मालूम है, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि रीइंकार्नेशन होता है, अपने कर्मों का फल होता है, डेस्टिनी होती है, और बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते हैं। पर ये सब का मैं करूं क्या? ठीक है, आई हैव इट इन माय इंफॉर्मेशन एज knowledge, but what do I do with this knowledge? So that is what anthroposophy gives us.
how do we apply this knowledge in the world in a scientific manner तो इसका with an बच्चों के साथ understanding? क्या कनेक्शन है? Correct. So इसमें हमें क्या मिलता है as special educators or as parents of children with special needs is an understanding of our children from the spiritual scientific point of view. So जैसे अगर ह्यूमन बीइंग को हम लेते हैं, ह्यूमन बीइंग का जो कोशा बोलते हैं ना आयुर्वेदा में, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, वैसे एंथ्रोपोसॉफी में भी शीट्स बोलते हैं, SHEATHS, शीट्स या फोल्ड्स, एक फोल्ड, सेकंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड, फोर्थ परत फोल्ड, जिसको बोलते हैं। हाँ, लेयर्स। हाँ, हाँ, सो द बॉटम लेयर इज द फिजिकल बॉडी, हाँ। उसके ऊपर आता है प्राणा, द लाइफ बॉडी, उसके ऊपर आता है द इमोशनल बॉडी, और उसके ऊपर आता है स्पिरिट या आई या ईगो, या जो एकदम मोस्ट सटल है, वो हम्म, सबसे ऊपर आता है। सो हम्म, वो जो स्पिरिचुअल बॉडी है, वो इट पेनेट्रेट्स डाउन ऑल द लेयर्स राइट डाउन टू द फिजिकल बॉडी। ये प्रोसेस ऑफ इनकारनेशन बोलते हैं। So हम्म। हम लोग, when we are born into this earth, we are a physical soul spiritual entity. तो ये हम पूरा, अगर हम एंटिटी है, अगर कोई सफर हो रहा है लाइफ में, कोई स्ट्रगल कर रहा है, वो बहुत मुश्किल में पैदा होता है, पर वो उसे ओवरकम करके, फाइट करके, स्ट्रगल करके लाइफ में कुछ अचीव करके दिखाता है, प्रूव करके दिखाता है। ना सिर्फ वो खुद का जिंदगी बदलता है, वो उसके आजू बाजू में जो है सबका जिंदगी बदलता है। तो हम क्या बोलते हैं, उसका स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है ना। ये स्पिरिट है जो हमें अपनी अंदर का ताकत हमको दिखाता है। ये स्पिरिट है जो हमें अपना अस्तित्व बताता है कि हम कौन, हम क्या है। ये आपने बहुत सुना होगा कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स इन सर्च ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स इन सर्च ऑफ अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो ये कौन से स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हैं हमारे अंदर जो इट हेल्प्स अस टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ। सो हम दोनों रियलिटीज को स्ट्रगल कर रहे हैं। We are spiritual beings, we are also human beings. And autism is a physical spiritual condition. मतलब? मतलब हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, हमारे जैसे ये धरती पे फुल्ली ग्राउंडेड नहीं होते, ये फुल्ली इनकारनेटेड नहीं होते हैं। जब हम पैदा होते हैं, हम लोग, ये फिजिकल शरीर के अंदर हमारा स्पिरिट इनकारनेट होता है। धीरे 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 हम लोग, यू नो, पहले बच्चे ऐसे होते हैं लेटे हुए, फिर क्रॉलिंग करने लगते हैं, क्रीपिंग करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे पकड़ के सीधा खड़े होते हैं, दे बिकम अपराइट। And this is how we see the spirit incarnating into the body. And then 3 साल होते ही बच्चा I want बोलता है। तब तक Ashu wants this or Ashu wants that, they take their own name as third person. बट 3 साल में बच्चा पहली बार आई बोलता है, आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, मेरा है, यू नो। दैट्स अनदर साइन ऑफ द स्पिरिट इनकारनेटिंग। सो ऐसे, इफ यू टेक ह्यूमन डेवलपमेंट, you will see various stages in which the spirit keeps incarnating further and further. तो Okay, मेरे जैसे बंदे में इस उम्र में अब तक स्पिरिट इनकारनेट हुई नहीं हुई? ठीक है ना, अच्छा। हो जाता है ना। बाय 21 हाँ। ह्यूमन बिकम्स इंडिविजुअलाइज्ड। वो बोलता है मुझे क्या करना है लाइफ में, मेरा क्या चॉइस है, मेरा क्या डिसीजन, मुझे कहाँ पढ़ना है, मुझे कहाँ काम करना है, तो ऐसे। ये हाँ, सो दिस प्रोसेस ऑफ इनकारनेशन is affected in some children because of their sensitive physical bodies, ओके। because they have some vulnerability, maybe some genetic vulnerability, or maybe something that they have experienced,
before they were born, maybe during pregnancy. Yeah, it could be maybe some medication that the mother had to take or the child had to take, or whatever it is. Maybe it can come from another life also, various karmic conditions. So we believe in reincarnation. So we believe in repeated earth lives. Anthroposophy believes in reincarnation. Yes, Okay. yes. Okay. So whatever the reason, whether it's coming from beyond or whether it is coming from this life, there are certain vulnerabilities, like how some children get maybe respond to a vaccine differently than other children. Not all मतलब वो children ज्यादा respond. मतलब वो बच्चे ज्यादा Sensitive, सेंसिटिव हैं. sensitive होता है. So ओके. these children are more sensitive than other children, maybe physically, maybe energetically, maybe metabolically, maybe neurologically, biologically. In various ways, they are more sensitive, which is why you find many children have sensory issues. Many children have, they can't bear noise, they can't bear crowds, they can't bear eye contact. Tolerate certain foods. खाना भी नहीं पचा Certain पाते कुछ. foods, हाँ, exactly. Metabolic issues होते हैं. So through anthroposophy, I understood how can we help the child to incarnate in a better way, so that the child's inner vitality, inner strength, inner resilience, inner immunity, inner well-being can improve. बेसिकली जो आप कहना चाह रहे हो वो ये है कि हम सबके अंदर, फिर चाहे वो सेंसिटिव हो या जो भी हो, अंदर वो सीड है और वो सीड को बस पूरा एक्सप्रेस करना है. वो आप कहना चाह Exactly. So हम सिर्फ enablers हैं. हम लोग सिर्फ बच्चे के लिए एक सही माहौल बना सकते हैं. एक माहौल और एक मौका दे सकते हैं, बाकी वो का खुद. और माहौल, करेक्ट. जो एक बच्चे को चाहिए ऑप्टिमम कंडीशंस लाइफ में, वो क्या क्या है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे. क्या क्या चाहिए बच्चे को एक हेल्दी वे में बड़ा होने के लिए, तो फिर वो अभी क्या. ये जो एंथ्रोपोसॉफी है, इसका पढ़ाई लिखाई से क्या कनेक्शन है? हाँ, तो आपने कभी सुना होगा वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन. सो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन भी एंथ्रोपोसॉफी से ही आया. सो विथ दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बच्चों को कैसे पाला जाए और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए. तो ये एंथ्रोपोसॉफी जो फाउंड किया, उनका नाम है रुडोल्फ स्टाइनर. ये क्लेरवॉयंट थे. तो इनको दिव्य बचपन दृष्टि. से ही, हाँ, दिव्य दृष्टि. करेक्ट, हम्म. दिव्य दृष्टि. उनका जैसे थर्ड आई ओपन खुला था. था, ओपन था. हम्म. तो उनको बचपन से ही ऐसे बहुत सारी चीजें दिखती थी जो सबको दिखता नहीं है. और ये नॉलेज वो किसी से शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि यूरोप में ये सब चीजों में कोई विश्वास नहीं करता है. और उनको ऐसे ही डाउनलोड्स आते थे, उनको ज्ञान ऐसे ऑटोमेटिकली आता था विदाउट एनी कॉस्मिक एक्सपीरियंस. इंटरनेट से. कॉस्मिक कॉस्मिक नेट से डाउनलोड होता था. तो उनकी मम्मी ने कहा कि ये सब तुम किसी से बात मत करो, क्योंकि इन क्रिश्चियनिटी और इन द चर्चेस दे डोंट बिलीव इन ऑल दिस. They don't talk about all this for some reason. They used to believe at one point, but then it has been suppressed, like no talking about all this for some reason. तो उन्होंने बात ही नहीं की ये सब कुछ. तो बहुत दिन तक बात नहीं किया, पर वो अपने रिसर्च करते रहे. He did his PhD in philosophy, and when he was a teenager, he worked with a child with hydrocephaly. And he told the family कि आप ये पूरा मुझ पर छोड़ दो. आपने मुझे बुलाया आपके बच्चे के साथ काम करने के लिए, तो आप ये मुझ पर छोड़ दो और मुझ पे भरोसा करो. तो उन्होंने भरोसा किया, क्योंकि what was there to lose? ये बच्चे से कोई उनको होप नहीं था. ये क्या होने वाला है, देखते हैं. तो स्टाइनर इतना यंग एज में ही उनको इतना ज्ञान था कि ये पूरा ज्ञान उन्होंने बच्चे को पढ़ाने में लगाया. और इतना रिसर्च करते थे, इतना मेडिटेशन करते थे. एंड ही यूज्ड टू से यू हैव टू टेक इट टू स्लीप. So whatever you are thinking, you have questions about the child, he used to go to sleep and take these questions with him into sleep.
कि सो सबकॉन्शियस माइंड जवाब देगा। हाँ, तो बहुत सारे इंट्यूटिवली उनको आंसर्स मिलते थे। और this child not only improved, but he went on to become a doctor himself, ओह, ओह, child with hydrocephalus. So from this came the seed for curative education. So curative education is the name of the branch of anthroposophy which deals with special education. हाँ, And he has done a lot of work in this field. He has given lectures on this subject. It's called Lectures on Curative Education. जो हम लोग नॉर्मली ये लेक्चर्स जो स्टडी होता है, हम लोग we study with people who already have spent many years in anthropology. So we conduct study groups. Now after COVID, बहुत सारे study groups online आ गए हैं, and there are people who are reading together, to understand the philosophy. बहुत बच्चे हैं जो वर्ल्ड ऑफ स्कूल्स में जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स, उनको पता चला है कि ये कुछ एक्सपीरियंशियल मेथड है, इसमें एग्जाम्स नहीं होते हैं, टेक्स्ट बुक्स नहीं होते हैं, प्रेशर कम होता है, इसलिए डाल देते हैं बच्चों को स्कूल में। पर ये फिलॉसफी क्या है उनको नहीं मालूम होता है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए एक स्टडी ग्रुप स्टार्ट किया है जो तो होता है आप हफ्ते में एक बार। समझा। तो जो आप हाँ अभी बच्चों के लिए जो होलिस्टिक होम स्कूलिंग बोल रहे हो, हाँ हाँ। उसका क्या मतलब होता है? उसमें क्या करेंगे बच्चे या सो पेरेंट्स क्या सो द समझेंगे? थिंग तो द थिंग इज, अभी इंक्लूजन के बारे में तो वी ऑल नो कि जैसे होना चाहिए वैसे होता नहीं है। सो होलिस्टिक होम स्कूलिंग अगर हमें करना है, तो पहले हमें समझना है कि ये फिलॉसफी क्या है। ओके, ये फिलॉसफी में क्या क्या बिलीफ्स होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये पहले हमें समझना है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, अगर बच्चे को खुश रहना है, अगर बच्चे को पढ़ाई करना है, तो उसे पहले खुश रहना पड़ेगा। वो कब रहेगा जब उसकी बॉडी में कोई तकलीफ नहीं होगी। सो व्हेन यू टेक केयर ऑफ द फिजिकल वेल बीइंग ऑफ अ चाइल्ड, we know that, see, suppose you have a migraine, or you have a boil somewhere, like a big boil or an abscess, or you have a stomach pain. Will you be able to concentrate on your lessons? You will not be able. All our energy, all our focus will go on that pain. Same thing happens with our children, because we talked about how sensitive they are, how their stomachs, their metabolism is sensitive, how they are not really grounded, so their attention is all over the place, how they are not able to focus, how they are so easily distractible, how they have no filtering mechanism, how their eye is not incarnated. So knowing this, then we understand how can we help the child to become more grounded. How do we establish the connection of the child with the earth? So जो so called grounded people जो होते हैं, हमारा earthing हुआ है, like a circuit, electrical circuit में जैसे वो circuit connect होता है, तो you said okay, ये circuit complete है। पर इन बच्चों में ये circuit complete नहीं होता है, they are not connected to earth. So you might have heard or seen many children who type on the computer, on the keypad, are able to type better when they receive a touch from an adult. So when तो अर्दिंग मिल when रहा है somebody is touching them, they are able to type. Sorry, तो अर्दिंग मिल रहा है उनको, आप ऐसे कह रहे हो? उनको अर्थिंग मिलता है, उसकी वजह से their conscious, their ego, their I is able to ground. So it's not that some children have access to our thoughts also, but the more we work with the children, make them more independent, make them more grounded, work with the physical body more and more, that's when they are able to get the ego is grounding. कैसे होता है? When you are bringing the mind in connection with the body.
सो माइंड अपनी जगह है, बॉडी अपनी जगह है, तो माइंड बॉडी कनेक्शन नहीं हो रहा है, वेदर इट इज ऑटिज्म, एडीएचडी, सेंसरी इश्यूज, कोई भी ऐसे डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उसमें माइंड और बॉडी के बीच में कनेक्शन वीक है। तो सो फिर हाउ डू हाँ वही तो फिर अगर कोई सपोज जो आप होलिस्टिक होम स्कूलिंग कराओगे, अगर उसने किसी हम्म, ने ज्वाइन किया तो वो करेगा क्या बच्चे के साथ? मतलब हाँ, क्या करते क्या हो आप बच्चों के साथ? so we give a lot of exercises, we give a lot of therapies, we give a lot of activities, both for parents and for children. Why parents? Because वर्कशीट करो, कलरिंग no, करो, not राइटिंग करो। worksheets, but physical activities. Physical activities, we do exercises, we do painting activities, we do activities with clay, we do massage, we do foot baths, we do different kinds of wrapping, and many things that you people as occupational therapists. That's why occupational therapy really helps children, because it helps to bring the mind into the body, because this consciousness is not grounded. When you do OT or physiotherapy or do anything with the body, the mind gets grounded into the body. So that is when the child becomes available to what is going on around them. तो बच्चे को समझ में आता है कि अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, मेरे आजू बाजू में क्या हो रहा है, मेरे आसपास कौन है, फिर उनके साथ कनेक्ट करने लगता है, एंड देन यू कम टू एजुकेशन. सो एजुकेशन में क्या होता है कि Steiner has kind of given age wise, like developmental activities, developmental tasks. The children between 0 to 7 need this. Children between 7 to 14 need this. Children between 14 to 21 need this. So पहले focus body पे होता है, second focus soul पे होता है. Soul in the sense experiences, sensory inputs. The child first has to connect with her own body, then the child connects with the world around, then the child connects with his own self. तो अगर ये इतना डीप फिलॉसफी है और इतना सारा कुछ है, तो 12 सेशन में पेरेंट क्या सीख लेंगे? कुछ Okay. सीखेंगे भी कि मतलब क्या होगा हाँ, एग्जैक्टली? हाँ, काफी ओवरवेलमिंग साउंड कर सकता है, काफी डीप साउंड करता है, पर इन 12 सेशंस में फर्स्ट 12 सेशंस फर्स्ट लेवल में मैं ज्यादा फिलॉसफी नहीं देने वाली हूँ. मैं वो कॉन्सेप्ट्स देने वाली हूँ जो प्रैक्टिकल है, जो पेरेंट्स इमीडिएटली अपने लाइफ में अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे का वेल बीइंग को बढ़ाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो व्हाट आर द नीड्स ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप. हाँ, उसके बारे में बात करेंगे. फिर बात करेंगे लाइफ फोर्स. ये जो इथेरिक फोर्स हम लोग बोलते हैं, लाइफ फोर्स जो हम बोलते हैं, वो क्या है. स्पिरिट यानी कि और हाँ, स्पिरिट अपनी। नहीं नहीं नहीं, प्राणा, प्राण शक्ति जो बोलते हैं ना, सॉरी अगेन, प्राणा जो बोलते हैं, क्या है वो, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको नरिश कैसे किया जाए, उससे बच्चे को फायदा क्या होगा. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड होगा ऑन लाइफ फोर्स, बिकॉज स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इससे काफी फर्क पड़ सकता है. देन फॉलोइंग दैट वी विल टॉक अबाउट रिदम्स. रिदम्स क्या है, what are rhythms, like I've heard of na din din na ta din din na, ये rhythm है, और क्या rhythm हो सकता है. सो लाइफ में भी रिदम है, वर्ल्ड में रिदम है, नेचर में रिदम है, सीजन्स में रिदम है, और अपने बॉडी के अंदर भी रिदम्स है. तो ये रिदम्स को हमको समझना है. सो देन हम लोग नेचर के साथ हैंड इन हैंड हारमोनियसली हम लोग चल सकते हैं और बच्चे को हम लेके जा सकते हैं. उससे बच्चे का वाइटैलिटी बहुत अच्छे से बढ़ता है, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे. फिर स्लीप का क्या रोल है, स्लीप का क्या इम्पोर्टेंस है. बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे सो ही नहीं हाँ, पाते आजकल। हाँ, तो उसके बारे हम स्लीप, अच्छे स्लीप के लिए क्या जरूरी है,
और अच्छे स्लीप से फायदा क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। और नेचर के बारे में बात करेंगे। तो व्हाई इज नेचर इम्पोर्टेंट, व्हाट हैपेंड, व्हेन डिड वी मूव अवे फ्रॉम नेचर, और नेचर से दूर होने का नतीजा क्या हो रहा है। सो ये सब ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, और पेरेंट्स को इमीडिएटली टूल्स मिलेंगे बच्चों के साथ काम करने के लिए, और अपने लाइफ को सही पाथ में लेके जाने के लिए। तो ये सिंपल भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो तो निरुपमा, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, हम्म, आप मतलब व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? मतलब आप एज एन लोग ऐसे होंगे कि एंथ्रोपोसॉफ स्पेशल एजुकेशन, ये स्पिरिट लाइफ फोर्स, मतलब क्या है ये? तो इसको अगर आप जोड़ दो थोड़ा सा। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एमए अप्लाइड साइकोलॉजी किया है मद्रास यूनिवर्सिटी से। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं 2008 तक कन्वेंशनल, ऑल्दो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने हमेशा शुरू से स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ ही काम किया है। दैट वाज माय कॉलिंग। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अडल्ट के साथ काम नहीं करूंगी, बच्चों के साथ ही काम करूंगी। तो 2008 तक मैंने थेरेपी किया, टेस्टिंग किया, सब किया है। पर 2008 में मुझे एंथ्रोपोसॉफी मिली। तब से मेरा लाइफ नॉट ओनली एज अ प्रोफेशनल बट एज अ थेरेपिस्ट, एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग 360 डिग्रीज चेंज हो गया। सो मैं अभी कुछ भी पहले जैसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा अवेयरनेस बढ़ गया है। माय अवेयरनेस हैज एक्सपैंडेड। आई एम एबल टू सी द होल वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। So yes, I am a psychologist, and recently I just went to UK. I got certified in anthroposophic psychotherapy. वाओ। क्योंकि जब मैं बच्चों के साथ काम कर रही थी, मैं अपना स्कूल चला रही थी, अ, मुझे ये फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आने लगा कि मुझे पेरेंट्स के साथ काम करना चाहिए। दो शुरू में मैंने सोचा कि मुझे अडल्ट के साथ काम नहीं करना है, पर अगर मुझे बच्चों को हेल्प करना है तो फिर पेरेंट्स को हेल्प करना बहुत जरूरी है। जितना सेम मैं यार था। पेरेंट्स को, मेरा हाँ, सेम था कि मेरे को सिर्फ बच्चों के साथ काम करना, फिर पता लगा नहीं नहीं, पेरेंट्स के साथ करना ही सबको, पड़ेगा। ऐसे हाँ, जुड़े होते हैं ना दोनों कि हटाना करेक्ट। मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर पेरेंट खुश है तो बच्चा खुश है। तो अभी मैं पेरेंट्स को खुश रखने का काम कर रही हूँ। तो पेरेंट्स की भी वेल बीइंग बहुत जरूरी है। सो हम्म। हम एंथ्रोपोसॉफी में अब ये 12 टॉपिक्स में ये भी टॉपिक आएगा, इनर वर्क। इनर वर्क क्या होता है? जो काम हम खुद पे करते हैं, जो सेल्फ केयर हम खुद की लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है, क्योंकि हम वो वेसल हैं जिसमें बच्चों को रिसीव करते हैं। अगर ये वेसल में होल्स हैं, अगर ये वेसल में डेंट्स हैं, अगर ये वेसल ठीक नहीं है, वेसल का हेल्थ ठीक नहीं है, तो बच्चे का देखभाल कैसे करेंगे? तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी वेल बीइंग का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके लिए इसी टाइम पे ये एंथ्रोपोसॉफिक साइकोथेरेपी कोर्स स्टार्ट हुआ था, जो मैंने कंप्लीट किया, और अभी 10 दिन पहले उसका सर्टिफिकेट लेकर मैं आई हूँ। सो ये रहा मेरा जर्नी। सो अभी इस टॉपिक, इस बार का कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था रिसर्च। So how do we do scientific research in anthroposophy? Because all this sounds very airy fairy. How do we make it more scientific? How do we make it more factual? How do we make it more statistical? How do we? मेरे को एक और बात बताना निरुपमा, जो हम होलिस्टिक होम स्कूलिंग में बात करने का सोच रहे हैं कि भी पेरेंट्स इकट्ठा आएंगे, आप उनको बताओगे एक्टिविटीज क्या करने हैं, वो लोग घर पे करेंगे, फिर वो लोग 15 दिन में एक बार आपको मिलेंगे। तो क्या ऐसा हाँ, प्रोग्राम आप ऑलरेडी कर चुके हो बहुत सारों के साथ, कि ये पहली बार तो कर रहे ये मैं बहुत सारे पेरेंट्स के साथ कर चुकी हूँ, लेकिन इंडिविजुअली। हो? हर पेरेंट जब भी आता है तो ये 12 सेशंस का कंटेंट मैं सबको इंडिविजुअली देते हुए आई हूँ।
इसलिए आई फील वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू आर एबल टू ब्रिंग ऑल दीज पेरेंट्स टुगेदर इन वन प्लेस. तो मैं जब बोल रही हूँ सारे पेरेंट्स को एक साथ ये इंफॉर्मेशन जा रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स के पास ये इंफॉर्मेशन जा रहा है. और मेरे सो को एक बताओ कितने सारे पेरेंट्स को फायदा होगा ये इंफॉर्मेशन का. डेफिनेटली अगर आप कह रहे हो हाँ आपकी लाइफ 360 डिग्रीज बदल गई है, तो वो ही सेम बदलाव आप उनके लाइफ में लेकर आओगे, वो तो मैं पक्का फील कर रही हूँ. हाँ, एंड वही है जरूर कि, जरूर. है ना. अब मुझे ये जानना है, तो सपोज एज अ पेरेंट मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ होलिस्टिक होम स्कूलिंग में, तो मैं आई हूँ, अरे क्या है ये एंथ्रोपोसॉफी वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने 12 सेशन आपके साथ अटेंड कर लिए. ठीक है, मैं हम्म. अपने बच्चे के साथ भी एक्टिविटीज वगैरह कर रही हूँ. हम्म. 12 सेशन के बाद क्या मुझे मिलेगा? यू नो व्हाट आई मीन. कि मैं हम्म. टॉपिक टॉपिक समझ जाऊंगी, लेकिन क्या हम्म. ऐसे होगा जो मेरी लाइफ में जो मेरा, अरे ये भी मिल गया, अरे ये भी समझ, व्हाट विल दे गेन आउट ऑफ इट? Yeah, it is something very similar to what I gained. What I gained from my child going to a Waldorf school was a, a way of life. It's not just tools and techniques. हमारे जैसे मैंने कहा पूरी लाइफ बदल गई है. हमारा हम दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया, बच्चे को देखने का नजरिया बदल गया है, खुद को देखने का नजरिया बदल गया. Along with that, you also know what are the right things to do. Common sense. All that I'm saying is just common sense. It's just that हमारे आंख खुल जाते हैं. अरे ये तो मुझे मालूम था. अरे हाँ, बच्चे तो इमिटेशन से सीखते हैं. अरे हाँ, बच्चों को स्टोरीज बहुत पसंद है, एक ही स्टोरी बार बार सुनते हैं. सो ये सब हमें मालूम है, पर ये हमारा अवेयरनेस में नहीं होता है. सो पेरेंट्स जो अपने आप human wisdom, anthroposophia, human beings already have this wisdom. My job is only to awaken them to their own wisdom, to awaken them to their own intuition, to listen and trust their own inner voice, to know that they know what is best for their own child. क्योंकि पेरेंट्स को अपने आप से भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि वो कुछ कोई कुछ कर रहा है, ये कोई कुछ कर रहा है, वहां कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है. सो पेरेंट्स आर कंफ्यूज, देयर सो मच हैपनिंग. तो क्या मैं चूज करूं, व्हाट वुड बी द राइट पाथ फॉर मी? सो व्हेन दे become aware of these things, their intuition becomes so strong that they'll know what path to choose. They will know what is best for their own child. वाओ. साउंड्स. And हाँ. हाँ, सॉरी, नहीं नहीं, बोलिए ना. कंप्लीट. हाँ, सो इसके बाद फिर हम होम स्कूलिंग एकेडमिक्स में आएंगे. पहले वेल बीइंग एस्टैब्लिश करेंगे, बच्चा फिजिकली ठीक ठाक है, फिर हम एकेडमिक्स में जाएंगे. एकेडमिक्स कैसे होता है? सेंसोरियली होता है, एक्सपीरियंशियली होता है, कॉन्क्रीटली होता है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है. शुरू में पहले उनको एक्सपीरियंस दो, पहले उनको टच और फील करने के लिए कुछ दो. लेट देम टच देयर way into learning concepts. It has to be experiential through senses. So that is the whole crux of world of education. So first 7 years mein they just play, run, move, balance, play with dolls, play inside, play outside, develop all their senses. Then 7 to 14 में sensory development होता है. So अगर ज्योग्राफी सीखना है तो बाहर जाके मैप खुद को बनाना पड़ेगा. रेडीमेड मैप नहीं मिलेगा. अगर मेजरमेंट और पढ़ना है तो खुद और को मेजर करना पड़ेगा. राइट, और रेडीमेड मैप मिल भी गया तो कुछ समझेगा नहीं वो सब. समझेगा ना, पर इट इज जस्ट देखेंगे. इवन ABCD, इट्स सो एब्स्ट्रैक्ट, दे आर जस्ट सिंबल्स. ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, क्यों पढ़ूं मैं? बच्चा सोच सकता है कि मैं क्यों पढ़ूं. बट बच्चे स्पॉन्जेस हैं, सब स्पॉन्ज की तरह सोख लेते हैं, पर उनके लिए कुछ मीनिंग नहीं होता है, इधर छूता नहीं है. तो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन इज ऑल अबाउट टचिंग द चाइल्ड इनसाइड हियर, कि बच्चा शुड फील कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट दैट ही इज स्टडीइंग. तो If निरुपमा it is आपको. just worksheets, pen, paper, then they don't feel connected to the subject that they are studying. हम्म. तो निरुपमा मेरे को एक बात पूछना था, मतलब आई
इफ यू आर नॉट अवेयर आई डोंट माइंड, बट मेरे को जस्ट जानना था, जैसे ये जो होता है ना, अपने फ्लोर टाइम हो गया, हाँ हाँ। आरटीआई हो गया, जो भी रिलेशनशिप पे ज्यादा हम्म। एम्फोसिस देकर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उसका और फिर एंथ्रोपोसॉफी सिमिलर ही है क्या, काइंड ऑफ? So there are similarities, like handle भी है, अगर हाँ हाँ handle है, flow हाँ time है, RDI है, हाँ। ये सारे जो methods हैं, ये also RPM by सोमा मुखोपाध्याय, so ये सब कहीं ना कहीं anthroposophy से in tune ब्रांचेस, branches ब्रांचेस। हैं, यस। correct correct. So anthroposophy is one full umbrella. तो उसके अंदर से आपको आरडीआई एक पार्ट है, आरपीएम एक पार्ट है, हैंडल एक पार्ट है, व्हाटएवर एल्स दैट वी स्पोक अबाउट, सब एक एक, ओटी एक पार्ट है, मेटाबॉलिक जो बायोमेडिकल अप्रोच है वो एक पार्ट है. एंथ्रोपोसॉफी टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ दिस, एंड दीज आर part of whatever anthroposophy is talking about. So what anthroposophy gives is truly holistic in that manner, कि हम बात करेंगे उन सब चीजों के बारे में जो बच्चे के लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है. गॉट इट। तो निरुपमा, ये जो आपका होलिस्टिक होम स्कूलिंग जो अपना होगा, वो होगा 26 जुलाई से स्टार्ट, राइट? 26 जुलाई से स्टार्ट यस होगा, और वो 15 दिन में एक बार होगा। करेक्ट. और ये चलेगा कितने, 12 सेशंस के लिए, है ना कि नहीं? तो हाँ, जो 4 चाहे to वो 5 लोग PM इन द वेनेसडेज, वेंसडे है ना इवनिंग. कि नहीं? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब इंडियन से। स्टैंडर्ड टाइम. तो फिर जो भी आप लोग सुन रहे हो, अगर आप लोग रजिस्टर करना चाह रहे हो और समझना चाह रहे हो कि भाई क्या करेंगे हम, निरुपमा हमको क्या सिखाएंगे, तो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। आप लोग रजिस्टर कर सकते हो वेबसाइट पे khushi.net.in पे जाकर, एंड वी आर वेलकमिंग यू ऑल। जिसको आना है आप यस. आ जाओ। निरुपमा, ये अपना लाइफ का मतलब, अगर अभी तो हम जैसे ऑनलाइन मिल रहे हैं ना, बट अगर आप निरुपमा को फेस टू फेस मिलोगे तो आप वो फील करोगे, जो एनर्जी जो बता रहे हैं ना, वो यू कैन फील दैट एनर्जी। और मुझे निरुपमा को जान के कितने 10-12 साल हो गए होंगे, या उससे ज्यादा ही हो गए होंगे शायद, है। हाँ हाँ हाँ, वो मैं मुंबई में कनेक्शन 15 साल से. तो उतना हो गया होगा, लगभग 15 सालों के करीब। लेकिन जो निरुपमा में जो, क्या बोलेंगे, जो लर्निंग, जैसे अभी भी देखो ना, अभी भी जाकर सीख कर आए कि नहीं, भी सीखते रहना है, करते रहना है, हाँ. और वो सिखाते हैं। सो उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। सो इफ यू फील वंडरफुल, वी वुड लव टू वेलकम यू ऑल, एंड निरुपमा वुड लव टू वेलकम यू, बिकॉज ये एब्सोल्युटली. है ना, निरुपमा का ब्रेन चाइल्ड है। और जैसे उन्होंने कहा कि 12 सेशंस के बाद क्या होगा, यू वुड हैव अ डिफरेंट अप्रोच अपने बच्चे को हेल्प करने के लिए। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच निरुपमा, टाइम देने के लिए, समझाने के लिए कि क्या है, बिकॉज हाँ जो भी मुझे पूछा था क्या है ये एंथ्रोपोसॉफी, एक तो हाँ. वर्ड ही पता है, मैंने भी ये ऐसे एंथ्रोपोसॉफी, पोसॉफी, पोसॉफी और मुझे बोलना ही नहीं आता था। हाँ. तो बहुत डिफिकल्ट सा वर्ड है, बट देन आई थिंक आई एम श्योर हेल्प करेगा जो भी कनेक्ट या होंगे। या आई एम श्योर. थैंक यू रीना, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि मैं ज्यादा पेरेंट्स को रीच कर पाऊंगी आपके चैनल के द्वारा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा. तो मुझे लगता है ज्यादा पेरेंट्स को फायदा होगा. ये जितना पेरेंट्स इसके बारे में जान पाएंगे, ये सब कॉमन सेंस है, ये सब नेचुरल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब हम जानते हैं, हमारे पेरेंट्स जानते थे, और इससे अच्छा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जानते थे. मैं जो भी ये बात करने वाली हूँ, ये एक विजडम है जो हमारे पुरखों ने हमें दिया था, पर हम धीरे धीरे उसको खो रहे डाइल्यूट हो हैं. गया। हम्म। डाइल्यूट हो गया. So I'm just taking everyone back to our own ancient traditional wisdom. Okay? हम्म। So मुझे और उसमें से उम्मीद कैसे है, लर्निंग, उसमें से कैसे लर्निंग हो जाए बच्चे की, है एग्जैक्टली ना? उससे क्या फायदा होगा बच्चों को, क्योंकि हम्म। वी हैव टू री एस्टैब्लिश दैट कनेक्शन. योगा जो बोलते हैं, युज मतलब गोइंग बैक टू आर ट्रू कनेक्शंस. So हम्म। I want to take everyone back to their own wisdom. That is what anthroposophy is.
So वंडरफुल। यू नो निरुपमा, यू आर बीइंग वेरी मॉडेस्ट। जब आप कह रहे हो ना कि मैं सिर्फ आपको आपको पता है सब कुछ, वही सिखा रहे हो। अगर आप मेरा हाँ भी देखोगे, जब मैं पेरेंट्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, मैं उनको झूला कैसे करते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट कैसे हाँ करते हैं, टैक्टाइल कैसे करते हैं, है तो सब सिंपल चीजें, बट पता है क्या होता है, जैसे अभी ना मेरे हस्बैंड आजकल ग्लूटेन फ्री हो गए हैं, तो ग्लूटेन नहीं खाते हैं, तो ब्रेड अगर बनानी ओके होती है घर पे, हम लोग बना रहे ब्रेड। लेकिन ना हम्म कभी अरे ज्वार ज्यादा हो गया, अरे बाजरा कम हो गया, अरे यीस्ट ज्यादा हो गया, अरे यीस्ट कम हो गया। तो ये जो प्रपोर्शन और जो एक्सपीरियंस है, वो जब आप बांटोगे तो व्हाट आई एम सेइंग इज, हाँ है वही सेम चीजें, लेकिन करेक्ट कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, करेक्ट कब बंद करेक्ट करना है, कब आगे मूव करना है। इट्स लाइक करेक्ट अ मेंटोर, यू नो, दैट्स व्हाट आई सी इट एज। करेक्ट कि पता एब्सोल्युटली सब कुछ है, मतलब इनफैक्ट अगर जो मेरे कोर्सेज है उसमें मैं क्या करा रही हूँ कि देखो, हाँ कोई नहीं, ऑटिज्म का डायग्नोसिस है, अच्छा ठीक है, आपको यहाँ पहुंचना है, नो प्रॉब्लम, आई विल होल्ड योर हैंड, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे। सो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन वो जर्नी पे लेके जाना कॉन्फिडेंस के साथ, या ये भी कहना कि इट्स ओके, कोई नहीं, तुम अटक गए हो, तुमको आगे ले जाएंगे, अच्छा इधर अटक गए, कोई नहीं, आगे लेके जाएंगे। इट इज अ बिग 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 थिंग, यू नो, टू हैव दैट आइडिया कि मेरे को कितना देना है, कब देना है, कब बंद करेक्ट करना है। अच्छा करेक्ट ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल करा दिया, अच्छा इससे राइट नीचे लेकर आ डोसेज जाओ, एग्जैक्टली। सो वो चीज जब आप दोगे, आई एम श्योर इट्स गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल, है ना, क्या नहीं? yeah I'm really excited and I'm really looking forward सेम यार। and I hope we can all have a fun journey. I think life should be fun इट for विल बी, everyone. इट विल बी, इट विल बी, बिकॉज आप जिस तरीके से सिखाते हो, बात करते हो, आई एम श्योर इट्स गोना बी, डेफिनेटली। Yes. सो थैंक यू Thank you सो so मच, much, थैंक यू, Reena. थैंक यू, सी यू। Thank you and welcoming all of you from my heart. Hope to see you there. Thanks. Bye.